हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं अमन फिर से एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। मैं आप लोगों को बता दूं, यह जो वीडियो है यूपीएससी वाले स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होंगे, क्योंकि यह दृष्टि आईएएस का नोट्स है। मैं क्लास कर रहा हूं ऑफलाइन और उसी में जो पढ़ाया जाता है वो मैं आप लोगों को दे रहा हूं, मेंस प्लस पीटी का नोट्स। और मैं वादा के अनुसार मैं बता दूं, जितने भी छात्र हमारे इंतज़ार कर रहे थे कि मैं दृष्टि में जाऊंगा और मैं वहां का रिसोर्सेस आप लोगों को दूंगा, तो आप लोग तैयार हो जाइए। यह फर्स्ट वीडियो है, इसमें मैं आधुनिक काल यानी आधुनिक भारत का मैं सिलेबस बताऊंगा। सिलेबस के साथ उत्तरवर्ती मुगल काल का जितने भी शासक हैं इनके बारे में पूरा डिटेल मेंस प्लस पीटी और मेंस का भी क्वेश्चन सॉल्व करके मैं दूंगा, इसलिए इस वीडियो को आप अच्छी तरह से वॉच करिएगा। सबसे पहले देख लीजिए, यह दृष्टि का नोट्स है, ठीक है। ओके, बार बार मैं बोल रहा हूँ, दृष्टि के द्वारा दिया गया ही नोट्स है। मैं वहीं पे पढ़ रहा हूँ ऑफलाइन, उसी को मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। चलो सबसे पहले देख लो सिलेबस, यहाँ पर देख सकते हैं आधुनिक भारत का। तो ये आपका मेंस प्लस पीटी दोनों के लिए है, ठीक है, ध्यान में रखोगे। उत्तरकालीन मुगल शासक 11 जो है उसको पढ़ना है। फिर यूरोपीय कंपनी जैसे पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रांस, ये पढ़ना है। पहले सिलेबस जान लो। फिर क्षेत्रीय रियासत पढ़ना है, इसमें बंगाल का पढ़ना है, 11 नवाब, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, इलाहाबाद की संधि, द्विध शासन, ठीक है, पीटी प्लस मेंस के लिए, है ना। ध्यान रखिए आगे, अवध, हैदराबाद। फिर पढ़ना है कर्नाटक का 3 कर्नाटक युद्ध होता है। फिर मैसूर का आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, हैदर अली टीपू सुल्तान की तुलना, ये सब पढ़ना है। मराठा यानी पेशवा, पानीपत का युद्ध, ठीक है, 3 आंग्ल मराठा युद्ध, सलाइव की संधि, बेसिन का संधि, ठीक है। आगे देखिए पढ़ने क्या है, सिख, जैसे महाराजा रंजीत सिंह का 2 आंग्ल सिख युद्ध पढ़ना है, ठीक है। ये मेंस प्लस पीटी का है। और ये दृष्टि का नोट्स है, दृष्टि के द्वारा जो मैं ऑफलाइन क्लास कर रहा हूँ उसी का, इसी में आप लोगों का अब सीरीज़ बाय सीरीज़ बनते चलेगा, नोट्स आप लोगों का अपलोड होते चलेगा। मैं जैसे जैसे पढ़ते जाऊँगा आप लोगों को देता जाऊँगा, ठीक है, इसलिए आप चैनल पर बने रहेंगे। गवर्नर या गवर्नर जनरल जैसे रॉबर्ट क्लाइव या डुप्ले वर्सेस डुप्ले, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड बेलेजली यानी सहायक संधि, ठीक है। फिर लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी, हड़प की नीति, ठीक है, ये सब पढ़ना है। फिर भू राजस्व व्यवस्था यानी ब्रिटिश कालीन अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवारी बंदोबस्त, फिर महलवारी बंदोबस्त पढ़ना है, ठीक है। आगे देखिए, उपनिवेशवाद का चरण पढ़ना है, जैसे व्यापारिक पूंजीवादी, औद्योगिक पूंजीवादी, वित्तीय पूंजीवादी समझना है, ठीक है, मेंस पर पीटी के लिए। देखो भाई, हम सब पहले सिलेबस देख लो ना। धन का निष्कासन, रेलवे का विकास, शिक्षा का विकास, प्रेस एवं समाचार पत्र का विकास, सिविल सेवा का विकास, समाज सुधारक आंदोलन पढ़ना है। फिर 1857 का विद्रोह पढ़ना है, ठीक है। प्रकृति परिणाम असफलता पढ़ना है। फिर राष्ट्रवाद का विकास पढ़ना है। कांग्रेस पूर्व राजनीतिक संगठन पढ़ना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसे इसका स्थापना के बारे में, स्थापना के संबंध पढ़ना है। फिर उदावारी चरण पढ़ना है। अग्रवादी चरण में बंगाल का विभाजन, सूरत में कांग्रेस का विभाजन पढ़ना है, ठीक है। फिर 1909 का मार्ले मिंटो सुधार पढ़ना। होम रूल आंदोलन, लखनऊ पैक्ट समझौता, रॉयल एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 का, मॉन्टक्यू चैम्पस्ट सुधार, ठीक है। फिर गांधीवादी चरण पढ़ना है, 1919 से 1947 जितने भी हैं, जैसे गांधी जी के क्षेत्रीय आंदोलन, चंपारण, अहमदाबाद, खेरा, खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन पढ़ेंगे। फिर कांग्रेस, खिलाफत, स्वराज पार्टी पढ़ेंगे। सामन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, सविनिया अवज्ञा, और फिर पढ़ेंगे क्रांतिकारी आंदोलन, उदय का कारण, क्रांतिकारी आंदोलन का प्रसार, बंगाल महाराष्ट्र विद्रोह, गदर आंदोलन, काम घाटा मरून प्रकरण, फिर क्रांति आंदोलन पढ़ेंगे, ठीक है। ये सिलेबस भाई, ठीक है। क्रांतिकारी आंदोलन द्वितीय, HRA गठन, कंकोरी गठन, HSAR गठन, सांड की हत्या, असेंबली बम कांड, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की फांसी, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस पढ़ेंगे, आज़ाद हिंद फौज पढ़ेंगे, क्रिप्स मिशन पढ़ेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन, कैबिनेट मिशन, माउंट बैटन योजना, सांप्रदायिकता का विकास एवं भारतीय विभाजन, जनजाति आंदोलन। इसके बाद जैसे क्या होता है ना कि करंट का इशू भी जितने भी आते हैं, करंट के जितने भी इतिहास है 1947 के बाद के जितने भी इतिहास है, सब आधुनिक काल के भारत में आता है, उसको भी आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है।
अब मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूं मुग़ल शासक, उत्तरवर्ती मुग़ल शासक के बारे में। इसको पढ़ने से पहले मैं बता दूं मुग़ल शासक का पहले का शासक देख लो। मुग़ल साम्राज्य का स्थापना बाबर करता है, फिर हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर। अकबर जो होता है लार्जेस्ट रूलर होता है। फिर जहांगीर के बारे में जानते होंगे, शाहजहाँ है। फिर औरंगजेब सेकेंड लार्जेस्ट रूलर। उसके बाद आपको मैं बता दूं इतिहास में आपका उत्तर मुग़ल कालीन के साथ, मतलब उत्तर मुग़ल शासक के साथ यहाँ पर आधुनिक भारत का क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। आपसे कोई पूछेगा भाई आप यूपीएससी के स्टूडेंट के आधुनिकरण या आधुनिक काल क्या होता है, तो आपको जवाब देना है कि जैसे आप बोल सकते हैं कि आधुनिकरण होता है, आप बोलिएगा कि कपड़ा पहनना, अच्छा, ये सब नहीं होता। आधुनिकरण का मतलब होता है शक्ति का बंटवारा करना, फिर शासन का देख रेख करना। तो यहाँ से ही क्या हो जाता है, औरंगजेब के जितने भी तीन बेटे होते हैं, मैं आगे बताऊंगा, पहले समझ लो आधुनिकरण का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया आधुनिकरण का मतलब क्या था, सत्ता का बंटवारा, पावर का बंटवारा, हर चीज़ का डील होना। तो ये आपका आधुनिकरण का बात हो जाता है। अब देख लो उत्तरकालीन मुगल शासक का नाम देख लो पहले, सबसे पहले बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, फर्रुख सैयद। इससे क्वेश्चन आता है पीटी में कि नाम को सजा के लिखे। ठीक है, फिर रफ़ीदौल्ला रजात, रफ़ीदौल्ला, फिर मोहम्मद शाह रंगीला छूट गया है, फिर अहमद शाह, फिर आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह जफर। चलिए अब एक एक करके देखते हैं। पहले देखते हैं मुगल साम्राज्य का पतन, यहीं से स्टार्ट होता है। तो पहले पतन का कारण देख लेते हैं। ठीक है, मेंस में आएगा तो लिखना है। तो मुगल साम्राज्य के पतन के निम्न कारण थे। औरंगजेब के उत्तराधिकारियों का कमजोर, जो औरंगजेब थे उसके जितने भी उत्तराधिकारी हैं वो कमज़ोर हो गए थे। मतलब उतना जितना औरंगजेब से पहले के शासक या औरंगजेब तक जितना शक्तिशाली थे, उतना ये लोग शक्तिशाली नहीं थे। इन लोग को सोच, शासन प्रशासन की बुद्धि भी थोड़ा कम हो गए थे। औरंगजेब द्वारा अकबर के दरार नीतियों का त्याग, जैसे झरोखा दर्शन, तुलादान, दरबारी इतिहास, ये सब। ठीक है, फिर औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता है ना, धार्मिक, जैसे औरंगजेब जो होता है ना, जजिया कर लागू कर देता है, तीर्थ यात्रा कर लागू कर देता है, मंदिरों को तोड़ा जाना, ये सब करने लगता है। ठीक है, ये भी हो जाता है मुगल साम्राज्य का पतन की ओर जाने का। फिर दक्कन की समस्या आपको मैं बता दूं, औरंगजेब जो थे ना 49 साल, लगभग 50 साल शासन करता है। उसमें से 25 वर्ष से ज़्यादा वो दक्कन की समस्या को सॉल्व करने में लग गया। दक्कन की समस्या जैसे सॉल्व करने लगा, उत्तर की तरफ से जैसे कि उन अफ़गान तरफ से, ईरान तरफ से, ये सब शासक इसका फ़ायदा उठाने लगे। मैं बताऊंगा आगे, पहले देख लो। आगे के इतिहास जानने से पहले कि जो लाइन बाय लाइन है उसको हम लोग पढ़ते चलते हैं। ठीक है, फिर मराठों से संघर्ष होता है, फिर राजपूतों की नीति प्रति उदारता का अभाव हो जाता है, फिर जनता पर उसकी क्षमता से अधिक कर का बोझ दे देते हैं, मनसबदारी व्यवस्था की समस्या का विस्तार हो जाता है। तो ये सब जितने कारण हैं, इसके कारण ये क्या हो जाते हैं, मुगल साम्राज्य का पतन हो जाता है। ठीक है, इसके देखिए अगर मेंस में आता है कि मुगल साम्राज्य के पतन का कारण लिखिए या वर्णन कीजिए 150 वर्ड, तो क्या करना, कुछ नहीं, जितने ये पॉइंट है ये पॉइंट केवल याद रखना है, और आपको कम से कम 2-2 लाइन सबके बारे में लिख देना है। ठीक है, बहुत आसान होता है मेंस भी लिखना, है ना। मैं अब धीरे धीरे सीख रहा हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा लास्ट में मेंस कैसे लिख रहे हैं, मेंस का कैसे कॉपी चेक होता है दृष्टि में। ठीक है, मैं सब दिखाऊंगा ना। आगे देखिए, औरंगजेब का पुत्र देखो कितने थे, 4 थे। मुअज्जम, कामबसक, सॉरी 5 थे। मुअज्जम, कामबसक, आजम, मोहम्मद सुल्तान और अकबर। आपको मैं बता दूं मोहम्मद सुल्तान का मृत्यु हो जाता है 1676 में। अब बचता है 4। अकबर के बारे में जान लो। अकबर भी मतलब औरंगजेब से पहले ही मर जाते हैं, लेकिन इसके बारे में पहले कहानी सुन लो। उसके बाद ये 3 बचते हैं, ये तीनों सत्ता के लिए लड़ते हैं। ठीक है, कहानी चलिए हम लोग देखते हैं लाइन बाय लाइन, समझ में आएगा ना। देखिए, औरंगजेब के पुत्र अकबर ने मारवाड़ अभियान के दौरान मुगल साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह किया था। आपसे पूछा जाएगा कि मुगल साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह कौन किया था, तो आपको याद रखना अकबर के, औरंगजेब के पुत्र अकबर। ठीक है, अब देखिए इसके सामने अकबर का प्रथम द्वितीय क्यों नहीं लगा, क्योंकि ये शासक नहीं बना। अगर शासक बनता तो ये प्रथम अकबर द्वितीय हो जाता, प्रथम हो जाता, द्वितीय हो जाता, क्योंकि फिर अकबर तो आप मेन अकबर को तो आप जानते हैं, ये नहीं बनता, इसलिए इसके आगे अकबर प्रथम द्वितीय नहीं लगा। ठीक है, ये सब होता है, जैसे आगे द्वितीय पढ़ेंगे, प्रथम पढ़ेंगे, द्वितीय पढ़ेंगे, तो इसका रीज़न होता है जो शासक बनता है उसी को ये बनाया जाता है। ठीक है,
इतिहासकार बनाते हैं याद करने के लिए, ठीक है। देखिए, औरंगजेब मारवाड़ के शासक महाराजा जसवंत सिंह के मृत्यु के बाद मारवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिलाना चाहता था। औरंगजेब का मन क्या था कि जैसे मारवाड़ के जो जसवंत सिंह थे उसका कोई पुत्र मतलब नहीं था, वंश नहीं था, तो वो क्या चाहा कि अगर वो मर जाएंगे तो मैं उसको मुगल साम्राज्य में मिला लूँगा। लेकिन अकबर ने मराठा के यहाँ, जैसे अकबर जो है औरंगजेब का पुत्र, ध्यान में रखोगे, ठीक है। मराठों के यहाँ, जैसे मराठा में आपको याद रखोगे राजा राम संभाजी, ये किसके पुत्र थे? शिवाजी के पुत्र थे, शरण लिया था। अंततः वह ईरान चला गया, इस तरह उसकी वहाँ मृत्यु, मतलब ईरान में जाके ये मृत्यु हो जाता है। क्यों? इसके बारे में ज़्यादा इतिहास नहीं है, क्योंकि ये शासक नहीं बनता और ये अपने उत्तराधिकारी के लिए नहीं लड़ते। लड़ता कौन है? यहाँ पर देखो, 3 मार्च 1707 को जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती थी, इसका 3 पुत्र मुअज्जम, आजम, कामबसक के मध्य सत्ता के लिए संघर्ष हो जाता है, ठीक है। औरंगजेब की मृत्यु के समय मुअज्जम काबुल का शासक था, आजम गुजरात का, कामबसक मिर्ज़ापुर का गवर्नर था। मैं आपको बता दूं, आधुनिक काल यहाँ से इसलिए स्टार्ट हो जाता है क्योंकि यहाँ से ही सत्ता का बंटवारा हो जाता है, पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो आधुनिकरण का मतलब ये होता है पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना। अभी देखो हम लोग आधुनिकरण में जी रहे हैं, क्योंकि देखो हमारे यहाँ जितनी भी शक्तियाँ हैं, जैसे सरकार की शक्तियाँ, वो 3 भागों में, जैसे सरकार के अंग 3 भागों में बांटा हुआ है, उसी तरह से आधुनिक काल का मतलब होता है, आधुनिकरण का मतलब होता है सत्ता का बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूशन करना, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान में रखोगे। 3 पुत्र के साथ इसका, ये तीनों पुत्र कहीं कहीं ना गवर्नर थे, लेकिन ये तीनों के पुत्र उत्तराधिकारी, जैसे दिल्ली का शासक बनना चाहता था, ठीक है। देखिए, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि औरंगजेब मृत्यु से पहले ही, पूर्व ही अपना साम्राज्य का बंटवारा कर देता है अपने तीनों बेटों में, ठीक है, वसीयत या बिल के अनुसार। लेकिन आजम, जिसके शासक बनने की सर्वाधिक संभावना थी, जिसके मुअज्जम ने बहसीत के आधार पर साम्राज्य के विभाजन का बात कहा। अब दोनों भाई बोल रहे भाई बांट दो, लेकिन आजम ने इस अस्वीकार कर दिया, फिर ये मानना नहीं मानता है। तो इसी परिस्थिति ने 18 जून 1707 को आगरा के पास जाऊ के युद्ध में, आपको याद रखना है ये नाम, जाऊ के युद्ध में मुअज्जम ने आजम को पराजित किया और उसकी हत्या कर देता था। देखो भाई, पहले क्या था, भाई भाई को मार देता था, ठीक है। आगे देखिए, इस तरह मुअज्जम ने बहादुर शाह प्रथम या शाह आलम प्रथम के नाम से औरंगजेब के उत्तराधिकारी के रूप में मुगल गद्दी पर बैठा। आपको याद रखना है, मुअज्जम अपना नाम चेंज कर लेता है, क्या? बहादुर शाह प्रथम या शाह आलम प्रथम। ये क्या करता है? गद्दी पे बैठ जाता है। आगे देखिए, 13 जून 1709 में इसका एक भाई और बचा हुआ, तो मुअज्जम या बहादुर शाह प्रथम जो बोलिए ने हैदराबाद के पास कामबसक को पराजित कर देता है और उसको भी मार देता है। अब इसके दोनों भाई मर गया था, बच गया कौन? मुअज्जम। मुअज्जम का ही नाम चेंज हो जाए, क्या हो जाता है? बहादुर शाह प्रथम हो जाता है। बहादुर शाह प्रथम जब गद्दी पर बैठा तो उस समय उसकी उम्र 63 या 65 साल था। अब मान लो इतना दिन में आदमी क्या बुढ़ापा में क्या शांत हो जाता है? देखना, 17-18 साल, 20 साल, 25 साल का आदमी एकदम खौलता है खून उनका, लेकिन जैसे ये क्या होता है, बूढ़ा हो जाता है तो इसका खून शांत हो जाता है। तो अब मान लीजिए बूढ़ा हो गया, तो इसीलिए इसको शांति प्रियता की नीति अपनाए, मतलब एकदम शांत शांत नहीं अपनाए। तो इसी खफी खान ने, यानी इसी का नाम था मुअस्वब उल लुबाब ने बहादुर शाह प्रथम को शाह बेखबर कहा। तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन में शाह बेखबर किसे कहा जाता है? बहादुर शाह प्रथम या तो मुअज्जम, कोई भी ऑप्शन रहेगा आपको मारना है, ठीक है। यही इसी के बोलेगा ये शांति प्रियता की नीति भी अपनाता है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ बहादुर शाह प्रथम, जो 1707 से लेकर 12 में शासक बनता है। तो इसका क्या क्या, अब इसके बारे में आप पढ़ेंगे। उत्तराधिकारी का युद्ध खत्म हो जाता, अब ये क्या क्या किया इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसके पास न 5 प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है। पहला प्रॉब्लम होता है राजपूत, जैसे अमेर, जयपुर का जय सिंह, मारवाड़ का अजीत सिंह और मेवाड़ का अमर सिंह, ठीक है। देखिए, बहादुर शाह प्रथम ने राजपूतों के साथ मेल मिला, मतलब ये 5 कारण को मिलाता है, और शासक, मतलब जैसे होता है ना कि औरंगजेब के कारण ये सब चीज़ बिखर गया था, ठीक है। तो ये क्या करता है, शासन चलाने के लिए ये सबको मेल मिलाप का नीति अपनाता है, ठीक है। और उसने जय सिंह को उनका राज्य आमेर और अजीत सिंह को उनका राज्य मारवाड़ वापस कर दिया, लेकिन जय सिंह को उनकी सूबेदारी गवर्नर मालवा एवं अजीत सिंह को उनकी सूबेदारी गुजरात वापस नहीं की। लेकिन कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यह वापस कर दो, मतलब इतिहासकार बोलते कर दिया, लेकिन एक्चुअल में माना जाता है नहीं किया गया, ठीक है। तो मैं दोनों बात लिख दिया।
दूसरा इसका प्रॉब्लम था मराठा, जैसे शिवाजी बात करेंगे। 1680 में इनका 2 पुत्र थे, संभाजी महाराज और रामाजी। संभाजी का मृत्यु, ये देखिए यहाँ मृत्यु लिखा हुआ है, ये 1680 में शिवाजी की मृत्यु होता है, 1689 में संभाजी का, 1700 में राजा राम जी का मृत्यु होता है। और इन्हीं का पुत्र होता है साहू। मैं आगे इसका कहानी बताऊँगा, आगे देख लीजिए। पत्नी इनका हो जाता है ताराबाई, जो स्थान कोल्वा में शिवाजी द्वितीय के नाम से ये क्या करता है, इनका पुत्र शिवाजी द्वितीय होते हैं, राजा राम जी का, ठीक है। और ये शासन करते हैं ताराबाई, ठीक है। आगे मैं बात करूँगा साहू के बारे में बात करूँगा, इसलिए मैं साहू की बात करूँगा। देखो, बहादुर शाह प्रथम ने मराठों के साथ ऊपरी तौर पर मेल मिलाप की नीति अपनाता, लेकिन साहू को, ठीक है, क्या करता है, 1689 में औरंगजेब कैद कर लेता मुगल का। और बहादुर शाह प्रथम सत्ता प्राप्त करने के बाद साहू को कैद किया, मतलब बहादुर शाह प्रथम सत्ता को बाद में साहू के कैद मुक्त कर देता है। देखो मैं बताना चाहूँ, सॉरी, ये बहादुर शाह प्रथम ने इसको कैद नहीं करता, करता कौन, औरंगजेब, ठीक है। और ये औरंगजेब का कहानी पढ़ेंगे आगे तब मैं बताऊंगा, लेकिन आपको याद रखना औरंगजेब इसको कब्जा कर लेता है, ठीक है। अब औरंगजेब कब्जा करता तो बहादुर शाह दोस्ती कारण इसको साहू को हटा देता है, मतलब कैद से मुक्त कर देता है, लेकिन उसे मराठों का पुनः शासक नहीं मानता है। साहू को जब हम लोग मराठा पढ़ेंगे आगे तो पूरा डिटेल में इसका बताऊंगा औरंगजेब इसको काहे इसको कैद करता है, ठीक है। लेकिन अभी सीधा ध्यान में रख लो कि इसको साहू को औरंगजेब कैद करता है, ठीक है। 1689 में कैद करता है, जब इसका पिता संभाजी मरते हैं तब। इसको छोड़ता कब है, बहादुर शाह प्रथम जब बनते हैं शासक तब, ठीक है। ये सारी बातें ध्यान में रखेंगे, लेकिन उसने साहू को मराठों का पूर्णतः शासक नहीं मानता। साहू को कैद से मुक्त करेंगे, लेकिन आजम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन याद रखना, कौन इसको आज़ाद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था, आजम। लेकिन आज़ाद कौन किया, मुअज्जम यानी बहादुर शाह प्रथम। यार यूपीएससी है, थोड़ा सा डिटेल पढ़ना ही पड़ेगा। ये मेंस प्लस पीटी बैच चलता हो चलेगा, हर 2-3 दिन में वीडियो आप लोगों का आएगा, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा वीडियो देने का, मैं पढ़ता जा रहा हूँ, आप लोग भी पढ़ते चलिएगा, ठीक है। चलिए, मेंस और पीटी दोनों तैयारी करवाऊँगा, ठीक है। चलिए, अब एक आता है चौथ, एक सरदेशमुखी। चौथ का मतलब क्या होता है भाई, जब मराठा किसी नए क्षेत्र को जीतकर उस राजा को पुनः वापस कर देते थे, तो उस राज्य को सुरक्षा आश्वासन देने के बदले वो वसूले गए राजस्व का 1/4 भाग उस मतलब देखो, बोलेगा भाई कुछ प्रॉब्लम होगा मैं मदद करूँगा, और जितने तू राजस्व वसूलोगे 1/4 में हमको दोगे, ठीक है। 4 भाग में 1 भाग हमें दोगे। लेकिन सरदेशमुखी क्या होता है, जब मराठा किसी नए क्षेत्र को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लेता था, अपने साम्राज्य में इसको क्या कर, उसको नहीं मिलाता था लेकिन इसको मिला लेता था, और इसके उस क्षेत्र के 1/10 अतिरिक्त भाग राजस्व के रूप में प्राप्त करते थे, और उसे स्वदेशी 10 भाग में 1 भाग लेते थे, उसे सरदेशमुखी कहते थे, ठीक है। बहादुर शाह प्रथम ने मराठों को चौथ और सरदेशमुखी का अधिकार दिया, लेकिन चौथ का अधिकार नहीं देता, ये सरदेशमुखी का देता, क्योंकि देखो भाई कम पावर देना चाहता था बहादुर शाह प्रथम मराठों को, क्योंकि अगर ज़्यादा दे देता तो फिर वो मुगल पर भी हावी हो जाता। बताएंगे जब मराठा पढ़ाएंगे, अभी मराठा अभी लेट है ना, अभी खाली जान लो कि उत्तरवर्ती मुगल काल में क्या क्या होता केवल, ठीक है। आगे चलिए, सिख भी पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले सिख में केवल उत्तर मुगल काल में जो इसका है वो देख लो कि बहादुर शाह प्रथम ने सिखों के साथ पुरस्कार और दंड की नीति का पालन करता है। ये एग्जाम पूछता है, बहादुर शाह प्रथम सिखों के साथ किस तरह का नीति पालन करता था, याद रखना, पुरस्कार और दंड का। बहादुर शाह प्रथम ने गोविंद सिंह के साथ मित्रता व पूर्ण संधि किए और उन्हें सामान में मनसबदार प्रदान करता है। लेकिन 7 अक्टूबर 1707 को गुरु गोविंद सिंह जब बहादुर शाह प्रथम से मिलने आ रहे थे, तो कुछ पठानों ने यानी नादेर महाराष्ट्र में उनकी हत्या कर दी। यही पर उनके सम्मान में हुजूर ए शाही गुरुद्वारा बनाया गया। तो हुजूर ए शाही गुरुद्वारा किसके लिए बनाया गया, तो याद रखना गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। ये अंतिम गुरु होते हैं किसका, सिखों का, ठीक है, ये याद रखना है ना। चलिए आगे, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद मुगलों के द्वारा जब सिखों का दमन किया जाने लगा, तो ऐसी स्थिति में गुरु गोविंद सिंह के शिष्य बंदा बहादुर, इनका भी कहानी है जब सिख पढ़ाएंगे, अभी तो खाली जान लो। बंदा बहादुर ने मुगलों के साथ संघर्ष किया। बंदा बहादुर का वास्तविक नाम लक्ष्मण दास था। ये डोगरा यानी कश्मीर के राजपूत थे, और मुगलों ने इन्हें गुरदासपुर में पकड़ा था और 1716 में
फ़र्रुखसियर के काल में दिल्ली में इसको मृत्युदंड दे दिया जाता। तो इसीलिए बोला जाता है ये पुरस्कार भी दिए थे, जैसे गुरु गोविंद सिंह को पुरस्कार दिए और उसी का शिष्य बंदा बहादुर क्या दिए, दंड दिए। तो इसीलिए आपको याद रखना है बहादुर शाह प्रथम जो थे, आपको ये याद रखना है, ये इनको पुरस्कार और दंड की नीति देते हैं। ये याद करने का टॉपिक था। ठीक है, चलिए आगे अब बात करेंगे जाट। गोकुल, राजा राम, औरंगजेब, यही याद रखना। औरंगजेब यहाँ मतलब अकबर का बात करेंगे। अकबर कौन, 1556 से 1605 वाला, ठीक है, कब्र खोदा गया था। ठीक है, और चुरामन जो बंदा सिंह था, और सूरजमल जो जाटों को प्लेटो कहते थे। ठीक है, ये आगे देखिए। छत्रसाल, बुंदेला राज्य छत्रसाल की बहादुर शाह प्रथम के साथ मेल मिलाप का नीति था, लेकिन छत्रसाल को बुंदेलाखंड की केसरी कहा जाता था। तो बुंदेलाखंड की केसरी किसे कहा जाता था, छत्रसाल को कहा जाता था। ठीक है, बहादुर शाह प्रथम के शासनकाल के दौरान बड़े पैमाने पर जागीरों का वितरण किया जाता था, बड़े पैमाने पर। ठीक है, और बड़े स्तर पर लोगों को पदोन्नति दी जाती थी, जिससे उसकी वित्तीय स्थिति पूर्व की तुलना में खराब हो जाती थी। ठीक है, देखिए सिडनी ओवन के अनुसार यह अंतिम मुगल बादशाह था। ठीक है, एक सिडनी ओवन के अनुसार, ठीक है, एक इतिहासकार थे, इनके अनुसार ये बहादुर शाह प्रथम अंतिम मुगल थे, जिसके विषय में कुछ अच्छे सब मतलब यहाँ के बाद से जितने भी मुगल आएंगे वो थोड़ा लॉजिकली थोड़ा कमज़ोर रहेंगे। ठीक है, फरवरी 1712 में इसकी मृत्यु हो गई। बंदा बहादुर के विरुद्ध अभियान के दौरान बंदा बहादुर शाह प्रथम के चारों पुत्र सत्ता संघर्ष में व्यस्त होने के कारण 1 माह बहादुर शाह प्रथम का शव को दफनाया नहीं। अब देखो यहाँ औरंगजेब का पुत्र 3 था, 3 में मुअज्जम यानी बहादुर शाह प्रथम शासक बनता, तीनों भाई खुद लड़के। अब इसका भी 4 बेटा है। अब ये चारों क्या करता है, सत्ता के लिए लड़ने के कारण क्या करता है, सत्ता लड़ता है, और सत्ता के लड़ने के कारण ये क्या करता है, 1 माह तक अपना पिता यानी बहादुर शाह प्रथम का शव को जलाता नहीं, दफन नहीं करता है। अब आगे देखो क्या करता है। बहादुर शाह प्रथम 4 पुत्र थे, जहांदार शाह, रफ़ीउशान, मुअज्जम, अजीमुशान, जहान शाह। अब देखो कौन शासक बनता है, आगे देखते हैं। अब यहीं पर बात आता है मुगल दरबार में अब गुटबंदी, अब गुट पर शासक बने। अब ये अकेले शासक अपने दम पे शासक नहीं बन सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ आपको याद रखना है, ये एक जगह पर मैं लिख दे रहा हूँ क्योंकि ये आता है एग्जाम में। तो कितने गुट थे मुगल में, 3। एक ईरानी गुट, इसका हेड जुल्फ़िकार खान। सैयद बंधु यानी हिंदुस्तानी गुट, इसका हेड हुसैन अली यानी पटना गवर्नर। फिर अब्दुल्ला खान, ये राजा निर्माण करते, इसे किंग मेकर भी कहते थे, ये इलाहाबाद का गवर्नर था। ठीक है, तीसरा है तुरानी गुट, चिंगलीज खान, अफसफजा, निजामुल मुल्क। ये तीनों गुट थे मुगल के। ठीक है, अब इन्हीं गुटों के सहायता से अब शासक बनेंगे, क्योंकि अब उतना पावरफुल शासक नहीं बच चुका है मुगलों में। ठीक है, चलिए अब ईरानी गुट की बात करेंगे। ईरानी गुट की सहायता से बनते हैं जहांदार शाह शासक। अब जहांदार शाह कैसे बनते हैं देखो, जब बहादुर शाह प्रथम के चारों पुत्र सत्ता के लिए संघर्ष हुआ तो ईरानी दल के नेता जुल्फ़िकार खान की सहायता से जहांदार शाह शासक बनने में सफल होता है। जुल्फ़िकार खान को वजीर घोषित, अब वो शासक बनाएगा तो उसको वजीर घोषित करता है। ठीक है, और जहांदार शाह के समय जजिया और तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया गया। आमेर के जय सिंह को सवाई मिर्जा राजा की उपाधि दी गई। ठीक है, और उनकी मालवा की सूबेदारी वापस कर देता है, और अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि दी जाती है, और गुजरात के सूबेदारी भी इसको दे देता है। ठीक है, जो बहादुर शाह प्रथम नहीं देते हैं। ठीक है, इनको दे देते हैं। मराठों के सरदेशमुखी के साथ साथ चौथ का भी अधिकार दे देता है। जहांदार क्या था, चौथ का भी, जिससे बहादुर शाह प्रथम केवल सरदेशमुखी को देता तो ये चौथ का भी दे देता, लेकिन उसकी वसूली मुगल अधिकारी करेंगे। कंडीशन डाल दिया कि मुगल अधिकारी करेंगे। ठीक है, बातों को समझो कहानी की तरह। जुल्फ़िकार खान ने जागीरों के वितरण पर रोक लगा दिया और पदोन्नति पर अंकुश लगाया। राजस्व की वसूली के लिए इजादेरी व्यवस्था या नीलामी या ठेकेदारी व्यवस्था शुरू की गई। जहांदार शाह पर लाल कुंवर, जहांदार जो शाह थे बता दें, लाल कुंवर या लाल कुमारी, महिला बोलो या वेश्या बोलो, वेश्या शब्द उतना अच्छा नहीं होता इतिहास में, और आप यूपीएससी के स्टूडेंट है तो इसलिए इसमें महिला लिखो, इसका विशेष प्रभाव था, प्रेम में हो जाता है। ठीक है, और खफी खान के अनुसार जहांदार शाह के काल, खफी खान कौन था, एक इतिहासकार था। ठीक है, याद रखना। जहांदार शाह काल में नर्तकों और गायकों और रंग कर्मियों का स्वर्ण काल कहा जाता, क्योंकि जो ये लाल कुमारी थी
एक वेश्या थी और ये नाच गान करती थी, इसलिए इससे जब प्रेम हो जाता तो इनके जितने भी सपोर्टर है उसको फ़ायदा होता था। जहांदार शाह ने केवल 10 माह तक शासन करता है। जहांदार शाह जो होते हैं 10 माह तक ही केवल क्या करता है, शासन करता है। ठीक है, अब आते हैं शासक फर्रुख सैयद। अब देखो ये क्या था, बहादुर शाह के बेटे अजीम उसान का पुत्र था। ठीक है, और फर्रुख सैयद बंधुओं की सहायता से मुगल गद्दी पर बैठता था। अब किसका, अब ये सैयद बंधु। अब सैयद बंधु जहांदार शाह के हत्या करता है। के बाद सैयद बंधुओं ने में हुसैन अली अब्दुल्ला खान 2 भाई थे, जिन्हें सैयद बंधु के रूप में उत्तर मुगल काल में जाना जाता था। इन्होंने 4 मुगल शासकों व्यक्ति को यानी को मुगल गद्दी पर बैठाया। किसको किसको बैठाया याद रखना, फर्रुख सैयद पहला, फिर रफ़ी उदरजात, रफ़ीदुल्ला, मोहम्मद शाह रंगीला। फिर मोहम्मद शाह रंगीला क्या करता है, ये दोनों सैयद बंदियों को ईरानी गुट के माध्यम से मारता है। चलो आगे कहानी देखेंगे, मज़ेदार कहानी है। ठीक है, देखिए हुसैन अली पटना का गवर्नर था, जबकि अब्दुल्ला खान इलाहाबाद का गवर्नर था। फर्रुख सैयद के काल में हुसैन अली को मीर बख्शी यानी सेनापति और अब्दुल्ला खान को वजीर यानी वित्त मंत्री या प्रधानमंत्री घोषित किया गया। अजीम उसान ने हुसैन अली को पटना का गवर्नर बनाया था, यानी फर्रुख सैयद का पिता। ठीक है, तो इलाहाबाद का गवर्नर बनाया था। फर्रुख सैयद ने जजिया और तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर देता है। दक्कन में 6 मुगल प्रांतों की सरदेशमुखी और चौथ वसूलने का अधिकार मराठों को दे दिया जाता है। बदले में शाहू ने मुगलों को 15,000 घोड़सवार के साथ समर्थन देने का वचन करता है। ठीक है, फर्रुख सैयद के ही काल में 1716 में दिल्ली में बंदा बहादुर की हत्या होती है। ये मैं पहले बता दें कि इसका ये शिष्य था, तो गुरु गोविंद सिंह का शिष्य था। ठीक है, 1717 में फर्रुख सैयद ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 3,000 रुपये में बदले मुक्त व्यापार करने की प्रदान करते, जिसे दस्तक कहा जाता है। अब याद रखना है, एक फर्रुख सैयद ही एक ऐसा शासक था जिसके कारण अंग्रेज पूरी इतना दिन भारत में शासन करता है, क्योंकि पहला पड़ाव जो था ना यही देता है, क्योंकि ये 3,000 रुपये के बदले पूरा बंगाल में मुफ्त व्यापार कर सकता है। ठीक है, तो ये फर्रुख सैयद के काल में ही स्टार्ट होता है ना। फर्रुख सैयद बंधुओं को मारना चाहता था, लेकिन उसकी सूचना जब सैयद बंधुओं को प्राप्त था तो सैयद बंधुओं ने 1719 में बालाजी विश्वनाथ, ये मराठा पेशवा आएंगे, बताएंगे जब मराठा पढ़ाएंगे। ठीक है, इनकी सहायता से फर्रुख सैयद को मार देते हैं। ठीक है, चलिए आगे मैं बात करूँ तो रफ़ी उदरजात उसान का बेटा था। ठीक है, ये रफ़ी उसान कौन था, आपको याद रखना है, रफ़ी उसान बहादुर शाह प्रथम का ही बेटा था, 4 बेटा था, उसी में से था। इसके समय मराठों के साथ समझौते मान्यता दी गई, अधिक शराब पीने के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। ये ज़्यादा दिन शासन नहीं करता। देखो भाई बताता हूँ शासनकाल इसका क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि 1719 में फर्रुख सैयद मृत्यु होती है, 1719 में रफ़ीजात मरता है, फिर 1719 में ही रफ़ीदुल्ला मर जाता है, फिर 1719 में मोहम्मद शाह रंगीला भी शासक बन जाता है। तो ये मिला कर 1 महीना 2 महीना शासन करते, इसलिए इतिहासकार इसका डेट नहीं लिखा, तो मैं भी उतना डेट इसमें नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, ये याद रखना, इसलिए बहुत जगह इसका कहानी नहीं मिलेगा, लेकिन यूपीएससी के स्टूडेंट है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। मैं पढ़ा रहा हूँ, दृष्टि में पढ़ाया गया। ठीक है, देखिए रफ़ी उदरजात के समय अकबर के बेटा औरंगजेब के पुत्र नीपू सैयद ने विद्रोह कर दिया था, तो आगरा के किले पर अधिकार कर लिया था। अब नीपू सैयद कौन था, अकबर का कहानी बताया किसका, ये औरंगजेब का बेटा था, उसका बेटा का बेटा नीकू सैयद, जो ईरान में जिसका मृत्यु होता है, वो आप क्या करता है, रफ़ी उदरजात के काल में ये अधिकार करता है और स्वयं को बादशाह घोषित कर देता है, लेकिन उतना मान्यता नहीं मिला गया उनको, नीकू सैयद को। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद बनते हैं रफ़ीदुल्ला, सैयद बंदियों की सहायता से, बार बार नहीं लिख रहे हैं क्योंकि 4 लिख दिया था मैं पहले। रफ़ी उसान का पुत्र था ये स्वयं को शाहजहाँ द्वितीय कहता है। ये इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम आता है, शाहजहाँ द्वितीय किस मुगल शासक को कहा जाता था, तो याद रखना रफ़ीउद्दौला को। अफीम का नशा करते थे और पेचिश की बीमारी से इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। रफ़ीउद्दौला के मृत्यु के बाद जोधपुर यानी मारवाड़ शासक अजीत सिंह, जिसने अपनी बेटी विवाह इंद्र कुंवर फर्रुख सैयद से किया था, तो अपनी विधवा पुत्री को मुगल हरम से वापस लेकर चला जाता है और उसे पुनः हिंदू धर्म स्वीकार कर देता है। अब आता है मोहम्मद शाह रंगीला, यह शासन करता है 1719 से लेकर 1748 में। सैयद बंदियों की सहायता से ये भी शासक बनता है। इसमें जहान शाह का ये पुत्र है, इसका वास्तविक नाम क्या है याद रखना, रोशन अख्तर, और सैयद बंदियों के ये अंत करता तुरानी गुट के माध्यम से। ठीक है, चलिए, यह बहादुर साहब
के सबसे छोटे बेटे जहान शाह का पुत्र था। जहान शाह भी शासक बनता है, उन्हीं का ये पुत्र होता है। इसका वास्तविक नाम रोशन अख्तर होता है। मोहम्मद शाह रंगीला भी शहीद बंधुओं की सहायता से मुगल गद्दी पर बैठने में सफल हुआ, लेकिन पुरानी दल के नेता चिंगलीज़ खान की सहायता से शहीद बंधुओं ने उनका अंत कर देता। चिंगलीज़ खान कौन, आपको बताऊंगा जब हैदराबाद पढ़ाऊंगा। ये स्वतंत्र शासक होते हैं हैदराबाद का स्थापित करने वाले। जब पढ़ाऊंगा तब बता, आगे पढ़ाना है, ठीक है। चलिए, शहीद बंधुओं का अंत किया। हुसैन अली को मारने के लिए एतमोदुल्ला सदात खान कौन होता है, अवध में स्वतंत्र शासन करने वाले। मैं इसके बारे में जब अवध पढ़ाऊंगा तो पूरा डिटेल बताया गया है, तो बताऊंगा, ठीक है। हैदर खान संयंत्र रचता है। हैदर खान ने हुसैन अली को अक्टूबर 1720 में चाकू मारकर मार दिया। फिर अब्दुल्ला खान ने मोहम्मद इब्राहिम नाम के व्यक्ति को शासक, देखो उनका आदत हो गया था शासक बनाने का, तो ये शासक बनाता था। असल पे यही कारण है कि 17 नवंबर 1720 में अब्दुल्ला खान को कैद में कर देता है, और 1722 में चिंगलीज़ खान ने मोहम्मद शाह रंगीला में अपना वजीर घोषित करता। लेकिन दरबार में अव्यवस्था को देखकर निजाम उल मुल्क चिंगलीज़ खान ने 1724 में शिकार खेलने के बहाने दक्कन गया, वहाँ स्वतंत्र हैदराबाद राज्य स्थापित कर देता था। आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, कहानी मज़ेदार है, देखते चलो। यहीं से मुगलों का वास्तविक बिखराव प्रारंभ हो जाता है। मोहम्मद शाह रंगीला के काल में निजाम उल मुल्क हैदराबाद में, सदात खान ने अवध में, मुस्तकुली खान ने बंगाल में, बंदा सिंह ने अवध, चूड़ामन जाट ने भरतपुर जाट राज्य के रूप में स्थापना करता है। ये अलग अलग अपने अपने स्थान पर कर लेता है। और मार्च 1737 में मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम मात्र 1500 घुड़सवार के साथ दिल्ली में चढ़ाई कर दी। ये पॉइंट समझ लो कि मुगल इतना अब कमज़ोर हो गया कि 500 घुड़सवार से भी हार जा रहा है, ठीक है। फिर आते हैं नादिर शाह, इनका पूरा स्टोरी बताऊंगा, इस पे एक मेंस का भी क्वेश्चन है, देख लीजिए। नादिर शाह ने अपने आर्थिक असंतुलन को ठीक करने के लिए फरवरी 1739 में करनाल में मुगलों से संघर्ष किया। इस युद्ध में मुगलों की हार हुई। इस युद्ध के नेतृत्व मीर बख्शी खान दौरा ने किया था, जो कि युद्ध में मारा गया और सदात खान के बंदी बना लिया गया। निजाम उल मुल्क यानी चिंगलीज़ खान का वार्ता हुआ, मतलब बातचीत हुआ, और बातचीत में परिणाम निकला कि 50 लाख रुपया लेगा भाई, वो चला जाएगा। लेकिन 2 करोड़ का लालच कौन देता है, सदात खान। सदात खान कौन, अवध का स्वतंत्र राजा। ये मीर बख्शी बनना चाहता है, ठीक है। ये वजीर है तो ये मीर बख्शी बनना चाहता है, लेकिन उसे दिल्ली पर आक्रमण करने का निमंत्रण देता है कि आओ भाई मार के जाओ दिल्ली, क्योंकि सदात खान मीर बख्शी बनना चाहता है, ठीक है। नादिर शाह लगभग 70 करोड़ की संपत्ति और तख्ताओ, इसी को मयूर सिंहासन एवं कहनूर हीरा, जो अभी ब्रिटेन में भी जो है हीरा है, कहनूर हीरा सबसे बड़ा, वो नादिर शाह ले जाते हैं इंडिया से, ठीक है। ये भी याद रखना है। फिर बनते अहमद शाह शासक, और यह मोहम्मद शाह रंगीला का पुत्र होता है। और अहमद शाह अब्दाली ने 1748 में तो यहाँ अब्दाली होता है, ये मोहम्मद शाह, दोनों का नाम सेम ही है, लेकिन इतिहासकार इसको पढ़ने के लिए अब्दाली, आपको एग्जाम में जैसे पूछता अब्दाली ने अहमद शाह के काल में युद्ध किया था, ये पॉइंट गलत नहीं हो सकता है। इतिहासकार केवल नाम इसको समझाने के लिए रख दिया अब्दाली, ठीक है। 1700, ये सब मेन पॉइंट है मेंस प्रीमेल्स के लिए, ठीक है, मेन और पीटी के लिए। 1748 में 1764 1767 के बीच में 7 बार ये भारत पर हमला करता है। और अब्दाली का पहला आक्रमण पंजाब के विरुद्ध हुआ था, जबकि अंतिम आक्रमण सिख के विरुद्ध। ये एग्जाम में आता है, ठीक है। फिर है आलमगीर, 1754 से लेकर 1759। ये जहांदार शाह का पुत्र होता है। इसके वास्तविक नाम गाजुद्दीन यानी वजूर के पुत्र जनीता खान और उसके पुत्र अब्दुल्ला खान, यहाँ तक था। फिर शाह आलम द्वितीय बनते हैं, ये 1759 से 1806 तक। इसका वास्तविक नाम अली गौहर था। ये आलमगीर द्वितीय का पुत्र था। इसने बिना मुकुट का वास्ता कहता था। शाह आलम के द्वितीय अपने वजीर से भयभीत होने के कारण राजधानी से दूर रहता था। शाह आलम द्वितीय भूमिका पानीपत के तृतीय युद्ध में 1700 बताएंगे, पानीपत का युद्ध भी पढ़ना है, बक्सर का युद्ध भी पढ़ना है 1764 में, फिर इलाहाबाद के भी संधि पढ़ना है 1765 में। 72 तक इलाहाबाद की कंपनी ने पेंशन धारक रहा था, याद रखना। पहला पेंशन धारक, अब मुगल वास्ता का मेन स्थाव खत्म हो जाता है, अब पेंशन धारक पहला पूछेगा तो याद रखना शाह आलम द्वितीय होते हैं, ठीक है। इसी काल में 1803 में दिल्ली पर अंग्रेज ने कब्जा कर लेता है। और अकबर द्वितीय फिर बनते 1706 से लेकर 37 में। यह शाह आलम द्वितीय का पुत्र था। इसे राजा का उपाधि
इसने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि देते हैं और राजा राम मोहन राय ने अकबर द्वितीय की पेंशन बढ़वाने के लिए लंदन गए थे और इसी के समय मुगलों के सिक्के भी बंद हो जाते हैं। फिर लास्ट शासक बनते हैं बहादुर शाह जफर। तो ये अकबर द्वितीय के पुत्र थे बहादुर शाह जफर, या बहादुर शाह जफर या तो बहादुर शाह द्वितीय बोल सकते हैं। ये अंतिम मुगल बादशाह था। इनके समय में 1857 का क्रांति होता है और बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने रंगून यानी म्यांमार वर्मा में इसको निकासित कर देता है, जहाँ 1862 में इनके क्या हो जाते हैं, मृत्यु हो जाती है। बहादुर शाह जफर एक शायर थे, शायर करते रहते और इनके समय में प्रसिद्ध शायर मिर्जा गालिब थे। अब बात करेंगे नादिर शाह के बारे में। नादिर शाह का उदय जो उस समय हुआ जब ईरान में पश्चिम से ओटमन साम्राज्य और उस्मानी साम्राज्य का आक्रमण हो रहा था। पूर्व से अफगानों ने सफाई राजधानी इफ़ान का अधिकार कर लेता है, उत्तर से रूसी प्रास और साम्राज्य विस्तार करता है। नादिर शाह इन्हीं परिस्थितियों में ईरान का सत्ता हाथ में लेता है और अपनी अफसी वंश की स्थापना करता है। तो नादिर शाह किसी भी बड़े शासक का बेटा नहीं था, ये गरेरिया का बेटा था। तो अपना साधारण सा व्यक्ति शासक बन जाता है। तो इस समय बहुत सारे प्रॉब्लम था, कौन कौन था ये मैं बता दिया। अब देखो ये नादिर शाह जो अभी बताए थे, सदात खान निमंत्रण देता है, फिर 2 करोड़ के लालच देकर दिल्ली पर करता है और इतना भयानक ये नादिर शाह दिल्ली पर आक्रमण करता है कि अभी तक जितना ये ब्लड उलट गया था उतना विश्व में आज तक कोई भी युद्ध में नहीं गया गया था। तो नादिर शाह को इसलिए जाना जाता है। और ये क्यों आक्रमण करते हैं भारत पर मैं बताता हूँ। क्योंकि उत्तरवर्ती मुगल शासकों का कमज़ोर होना, उत्तर पश्चिम सीमा पर सुरक्षा का अभाव होना। ठीक है, ये मेंस में लिखना, मैं अभी मेंस भी लिख के दे रहा हूँ, इसका क्वेश्चन में दूंगा। ठीक है, पंजाब की स्थिति, विद्रोह, अफगानों का शरण लेना, नादिर शाह की महत्वाकांक्षा, नादिर शाह के दूतों को भारत में रोकना, धन की लालसा, काफिरों के दंड की घोषणा, मुगलों के अमीर। अब देखो ये कहाँ किधर। अब देखो यहाँ ये मेन क्वेश्चन आता है आपका मेंस का कि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में उत्तर पश्चिम कमज़ोर स्थिति, नादिर शाह की सफलता का अभियान। यार देखो पूर्वार्ध का मतलब होता है 50 से पहले। तो देखो ये नादिर शाह मतलब ये आक्रमण कब करता है, 1739। एग्जाम में कभी कभी नहीं लिखता है पूर्वार्ध और उत्तरार्ध लिख देता है डेट के अनुसार, क्योंकि उसको डेट आपको याद रखने के लिए देता है। 150 शब्दों में स्पष्ट करना है। देखो मैं इसका आंसर लिखा था। ठीक है, देखो दृष्टि ने मेरा चेक करके दिया है। ठीक, चेक करवा मैं सर से दृष्टि में देख लो, है ना। हमें जो रेटिंग मिला ये आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर आप लोग भी लिख के हमें टेलीग्राम ग्रुप में या तो व्हाट्सएप ग्रुप में भेजोगे। ठीक है, तो हमें 5 में 10 में 5 मिली। ठीक है, चलिए यहीं पर आपका आज का क्लास ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक वो बनेगा। ये दृष्टि का नोट्स है भाई, इसका PDF भी आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम या तो व्हाट्सएप ग्रुप में हमें ज्वाइन करो। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। और मैं बता दूं टेस्ट भी जितना होते जा रहा है उसका भी मैं क्वेश्चन डालूंगा। ठीक है, चलिए बाय बाय।